वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज के तहत हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक है उनके पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अध्याय 6 नागरिकता का अध्ययन करेंगे। नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो पुरानी और नई दोनों जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनको सम्मिलित करके उनसे जितने भी कंटेंट उस बन रहे हैं वो सभी आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता की परिभाषा के रूप में देखें तो नागरिकता किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में दी गई है। यानी नागरिकता का मतलब है किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य है और उसकी सदस्यता समान रूप से है तो वो नागरिक कहलाएगा। सन 1789 में फ्रांसीसी जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, उसमें एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग को औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम बातें की गई थी। और 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। ये पुरानी एनसीईआरटी की जो किताब थी उसका जो विशेष मैं बता रहा हूँ। 1950 का दशक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिण राज्यों में काले और गोरे आबादी के बीच में बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन का उभार का साक्षी है। यानी 1950 के दशक में अमेरिका के राज्यों में भी काले गोरे का काफ़ी भेद था और उसके कई तरह के आंदोलन हुए थे। और इस कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये प्रमुख अग्रणी काले नेता थे। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि नागरिकता महज कानूनी अवधारणा नहीं है। नागरिकता का संबंध यानी इसका संबंध समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध रहा है। यानी नागरिकता कानूनी अवधारणा ही नहीं है, समानता और अधिकारों से संबंधित है। और इस संबंध में सर्वसम्मत जो सूत्रीकरण है, अंग्रेज समाजशास्त्री एक फेमस जो व्यक्ति रहे हैं समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल, जिनका जीवन काल 1853 से 1981 तक रहा, उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है नागरिकता और सामाजिक वर्ग, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और 1950 में ये पब्लिश हुई थी। कई बार इस पुस्तक का नाम या लेखक का नाम पूछा जाता है। तो नागरिकता और सामाजिक वर्ग में मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय में पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। और नागरिकता की मार्शल द्वारा जो प्रदत्त कुंजी धारणा में जो मूल संकल्पना है वो समानता की, यानी उन्होंने समानता पर बल दिया है कि नागरिक होने के नाते व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। और मार्शल नागरिकता के 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं। यानी नागरिकता में वो 3 अधिकारों को शामिल मानते हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। और मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। तो इसके अलावा मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों के बारे में सामाजिक जो कार्यकर्ता है या समाजकर्मी है ओल्गा टेलिस, ये काफ़ी फेमस नाम है और आपको उसको थोड़ा याद रखना है। ओल्गा टेलिस है, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी 1985 में, जिसका ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम में 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के आधार पर संविधान की धारा 21 यानी अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई। यानी आपको जो समाजकर्मी है ओल्गा टेलिस, उनके बारे में उनका नाम याद रखना है और उन्होंने झोपड़पट्टियों के लोगों के लिए कार्य किया था। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस की क्रांतिकारियों ने किया था। और फ्रांस एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करते हैं। और वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। यानी फ्रांस में दूसरे देशों के नागरिकों को भी आसानी से नागरिकता का जो प्रावधान है वो है, जबकि कुछ अन्य देशों में नहीं है। उसके बारे में आगे देखेंगे। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म और या जाति मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। जैसे फ्रांस के विपरीत फ्रांस में किसी भी देश के नागरिक को नागरिकता दी जाती है आसानी से, लेकिन इजराइल और जर्मनी जैसे देश हैं वो धर्म या जाति मूल के तत्वों के आधार पर नागरिकता के बारे में वरीयता देते हैं। और भारत में उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। भारत ने कई लोगों को जो भी शरणार्थी के रूप में भारत में आए, भारत ने आश्रय उपलब्ध करवाया है। ऐसा भारत ने 1959 में दलाई लामा, जो तिब्बत के जो धार्मिक गुरु है तिब्बतियों के, दलाई लामा, उनके और उनके अनुयायियों के लिए भारत ने ऐसा किया था। वो उनका धर्मशाला में आज भी वहाँ उनका निवास है। तो इस तरह से ये नागरिकता के बारे में एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक थी उसके संबंध जो पुरानी पुस्तक थी उसके कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स को मैंने शामिल किया है। अब इसके संबंध में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न
इस पार्ट से संबंधित, नागरिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर या थोड़े से बड़े प्रश्न है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के अधिकारों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने किस धारा के तहत जीने के अधिकार की गारंटी दी थी? तो वे जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा, तो धारा 21 या अनुच्छेद 21। नागरिकता प्रदान करने में किन देशों में धर्म या जातीय मूल के तत्वों को वरीयता दी जाती है? जैसा कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही बताया था, तो उन देशों के नाम है इजराइल और जर्मनी, जबकि फ्रांस में इसके विपरीत इन तत्वों को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो जैसे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसके लेखक है T.H. मार्शल। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मार्शल नागरिकता के कितने प्रकार के अधिकारों को अपने नियम में शामिल करते हैं? तो आपने अभी पढ़ा कि 3 प्रकार के जो नियम हैं उनको ये शामिल करते हैं। और नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 44 है उसमें सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो इसके लिए जो न्यूनतम है 10 साल रहना जरूरी है। क्या भारत का कोई ऐसा नागरिक जो विदेश में स्वदेशी यानी नेचुरल नागरिकता प्राप्त कर चुका हो, तो क्या वह समापन के जरिए भारत की नागरिकता खो देगा? तो अगर किसी विदेश में नागरिकता प्राप्त कर देंगे तो भारत का जो नागरिक है अपनी नागरिकता खो देगा। यह सही है। नेक्स्ट है, भारत नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1955 में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो अपने को नागरिकता दी गई वो एकरी नागरिकता है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, लेकिन भारत में एकरी नागरिकता का ही प्रावधान है। एक व्यक्ति एक देश का ही नागरिक है, यहाँ राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो ये भारत के संदर्भ में 7 वर्ष की अवधि है। T.H. मार्शल ने नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं? तो अभी जैसे जिक्र किया था 3 प्रकार के। आदर्श नागरिकता के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या क्या है? तो आदर्श नागरिकता के मुख्य बाधाएं, एक तो संकीर्णता है, लोगों की जो मानसिकता है, उग्र राष्ट्रीयता है, ये भी एक बाधक के रूप में, और अज्ञानता, ये कुछ प्रमुख बाधाएं थी। नागरिकता और सामाजिक वर्ग के लेखक कौन है? हालांकि ये प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, T.H. मार्शल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में के अनेक दक्षिण राज्यों में काले और गोरे लोगों के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो आंदोलन हुआ था उनके प्रमुख नेता अभी अपन ने डिस्कस किया था इस पार्ट के शुरू में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उन्होंने ये संघर्ष किया था। नागरिकता की परिभाषा किस रूप में दी गई है? तो नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय को पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में दी गई। यानी नागरिकता प्राप्त करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और समान सदस्य रूप हो तो वो नागरिक कहलाएगा। भारत में नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे एक तो जन्म से, एक वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, या किसी भू क्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से। जैसे मान लो कोई अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश के जो इनक्लेव वाला मामला था कि कुछ क्षेत्रों को भारत अपने अंदर शामिल कर देता, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने आप उसके नागरिक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिससे भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट है, लोगों के विस्थापित होने या शरणार्थी होने का मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी किन कारणों से लोग विस्थापित हो जाते हैं? तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो युद्ध है। युद्ध के कारण लाखों लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में शरण लेते हैं। इसके अलावा उत्पीड़न, यानी किसी देश में यहाँ सैनिक सत्ता या किसी तरह का तानाशाही के कारण उत्पीड़न होता है तो भी लोग विस्थापन करते हैं। और इसके अलावा अकाल जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उसमें भी लोगों का जो है विस्थापन होता है। तो ये प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट है, नागरिकता में समाज के प्रति क्या दायित्व है? तो नागरिकता में समाज के प्रति क्या दायित्व है? नागरिकता में समाज के सह जीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व है। शहरों की गंदी बस्तियों की कोई 2 समस्याएं बताइए। बड़े बड़े जो शहरों में जो मलिन बस्तियां होती है उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या होती है तो शौचालय, जल आपूर्ति और सफाई की समस्या होती है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं। और दूसरा, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की समस्या होती है, मकान वगैरह भी कच्चे होते हैं और बहुत सघन एरिया होता है, तो इस तरह की समस्याएं होती है। राजनीति विज्ञान के अन्य जो अध्याय है उनके पाठों के लिए आप चैनल को विजिट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि झोपड़वासियों के निवासी किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में जो झोपड़पट्टियाँ होती है वहाँ के लोग मुख्यतः
अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, श्रम प्रधान काम करते हैं। यानी जो भी छोटे मोटे महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, जो खास करके कुटीर उद्योग वगैरह में, उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं और मजदूर के रूप में अपना योगदान ये देते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी अवधारणा को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया गया है। यानी लोकतांत्रिक और समावेशी जो धारणा है उसको अपनाया गया है। नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हुए किसी एक संघर्ष का नाम बताइए। यानी इस विश्व इतिहास के टॉपिक संघर्ष का बताना है। तो इसका जो उदाहरण है वो है 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति, जिसमें नागरिक अधिकारों के लिए समानता स्वतंत्रता का जो नारा दिया गया था, तो वो महत्वपूर्ण है। मार्शल ने नागरिकता में कौन कौन से 3 अधिकार शामिल किए थे? तो मार्शल के अनुसार नागरिकता के जो 3 अधिकार थे वो है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। नेक्स्ट है उन 2 परिस्थितियों को उल्लेख कीजिए जिसमें नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी अलग अलग परिस्थितियों में नागरिकता, कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त भी कर सकता है और उसकी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। तो समाप्त किन परिस्थितियों में हो सकती है? एक तो कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, जैसे भारत का कोई नागरिक एक विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लेगा, तो भारत की नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा वह उस देश में से बाहर लगातार निश्चित वर्षों तक, यानी 7 वर्ष तक निवास करता रहा हो। जैसे भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ज़्यादा रह रहा है, तो उसकी नागरिकता है, जो भारत की नागरिकता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है, अथवा भारत में नागरिकता किस प्रकार हासिल की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहे तो कैसे कर सकता है? ये तो इसके लिए एक तो है कि जन्म के अनुसार, दूसरा वंश परंपरा के अनुसार, और पंजीकरण के अनुसार, देशीकरण के अनुसार, या किसी भूभाग के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। अब भूभाग वाले मैंने पहले भी उदाहरण देकर के बांग्लादेश का बता दिया था। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट है किसी राज्य की नागरिकता हेतु 2 शर्तें बताइए। तो किसी राज्य की नागरिकता हेतु 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहला तो है कि यदि कोई विदेशी एक निश्चित अवधि तक विदेश में रहता है तो उसका देशीकरण कर उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति बाहर से आकर के कुछ निश्चित समय तक अगर देश में रह रहा है तो एक तो वो हो गया देशीकरण। और यदि कोई स्त्री अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी महिलाओं को नागरिकता अपने शादी के पश्चात पति की जो देश की नागरिकता के आधार पर उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये 2 तरीके थे। नेक्स्ट है कोई नागरिक अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग किस प्रकार कर सकता है? तो उसका आंसर है कि अनेक देश अपने नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपनी इच्छा से या इच्छा के अनुसार वहाँ की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहें तो वे कर सकते हैं, और इसके लिए वे सरकार की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को सरकार के पास आवेदन करना होता है और उसके बाद में सरकार की स्वीकृति के बाद में वो व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग करके दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जर्मनी में नागरिकता समाप्ति के लिए इस प्रकार का जो नियम है वो प्रचलित है। तो विश्व के अलग अलग देशों में अपने अपने अलग अलग नियम है, लेकिन ये एक सामान्य नियम है कि सरकार से अनुमति लेकर नागरिकता उस देश की छोड़कर अन्य देश की ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो नागरिक अधिकारों के रूप में, यानी नागरिकों के राजनीतिक अधिकार के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार है, पहला है मत देने का अधिकार। एक नागरिक होने के नाते कोई भी व्यक्ति है वो मत देने का अधिकारी बन जाता है यदि उसकी आयु 18 साल से ऊपर है या जो भी निर्धारित उम्र है उसके अनुसार। फिर विधायिका की सदस्यता हेतु प्रत्याशी बनने का अधिकारी है। अगर वो अन्य योग्यताएं या अन्य शर्तें पूरी करता है तो वो विधायिका के लिए सदस्य, यानी वहाँ के चुनाव में वो खड़ा हो सकता है, प्रत्याशी बन सकता है। और राजकीय पद धारण करने का अधिकार और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये कुछ राजनीतिक अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? राज्य किस प्रकार के नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखता है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य को न केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा तो लोगों की, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहेगी। तो यानी एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, तभी नागरिकों के अधिकारों की या स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। एक आदर्श नागरिक लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकता है? यानी कोई व्यक्ति नागरिक के रूप में लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकता है? तो एक आदर्श जो नागरिक होगा वो निम्न प्रकार के उपाय करके मजबूत नागरिकता को मजबूती प्रदान कर सकता है या लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। पहला तो है कि प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करेगा और सही जो प्रत्याशी है उसको चुनेगा तो वो देश हित में रहेगा और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। दूसरा है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश एवं सरकार के प्रति आस्था रखे और वफादार रहे और किसी प्रकार की देशद्रोहिता का कार्य नहीं करे। यानी देश के प्रति वफादार रहे, देशभक्ति की भावना उसमें हो, तो वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा।
नेक्स्ट है नागरिक और बाहरी व्यक्ति में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति नागरिक है और कोई व्यक्ति बाहरी है तो उसमें क्या अंतर होगा। तो जैसे नागरिक और बाहरी व्यक्ति में कि नागरिक वह है जो उस देश या उस राज्य का सदस्य होता है। नागरिक के रूप में कोई व्यक्ति है अगर किसी देश का वो सदस्य होता है और दूसरा उसके प्रति निष्ठावान होता है और तथा वह राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है। यानी कोई व्यक्ति है तो उसको नागरिक होने के नाते नागरिक राजनीतिक अधिकार उसको मिल जाते हैं, जैसे कि अभी नागरिक अधिकारों के रूप में अपने जिक्र किया था कि वो मतदान देने का अधिकारी हो जाता है विधायिका के लिए, यानी जहाँ भी चुनाव वगैरह में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। इस तरह के अधिकारों का वो उपयोग कर सकता है नागरिक के रूप में। और वो देश में शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब हो गया कि जैसे मतदान में भाग लेना, प्रत्यक्ष रूप से हो गया कि अगर वो चुनाव लड़ना है प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ करके उसके देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे सकता है। और ये तो हो गया नागरिक के रूप में। बाहरी व्यक्ति है वह व्यक्ति होता है जो किसी देश में अस्थायी रूप से निवास करता है। जैसे कोई बाहर से विदेशी आया कुछ समय के लिए तो अपने देश में रह रहा है तो बाहरी व्यक्ति होगा और उसे देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते और वह देश के शासन में भाग नहीं लेता, यानी कि वो चुनाव वगैरह में भाग नहीं ले सकता। इस तरह से नागरिक और बाहरी व्यक्ति में अंतर होता है। नेक्स्ट है जन्मजात और देशीकृत नागरिक में क्या अंतर है। तो जन्मजात नागरिक वह नागरिक व्यक्ति कहलाता है जो उस देश में होता है, उस या उसके माता पिता उस देश के नागरिक होते हैं जिसमें वो निवास कर रहा है, यानी जन्म से ही वो इस देश में निवास कर रहा हो तो जन्मजात हो गया। देशीकृत नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करके प्राप्त करता है, यानी जो जैसे किसी दूसरे देश से आ गया लेकिन कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद में उस देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तो वो देशीकृत नागरिक हो जाएगा। लेकिन जो जन्मजात का मतलब है वो उसके माता पिता का जन्म या उसका जन्म खुद का उसी देश में हुआ हो तो वो उस देश का जो है जन्मजात नागरिक कहलाएगा। दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो जैसे भारत में एक ही नागरिकता प्राप्त है तो दोहरी नागरिकता का मतलब है कि सामान्यतः एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है जैसा कि भारत में है, लेकिन एक नागरिक को दोहरी नागरिकता की आवश्यकता होती है जब व्यक्ति रक्त संबंध के सिद्धांत के आधार पर किसी एक राज्य की प्रतिकृत नागरिकता प्राप्त करता है और क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है। इस प्रकार वह जन्म से दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसे उन दोनों नागरिकताओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है। उसके लिए बाद उसकी दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाती है। एक तो ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा, जैसे कुछ देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ देश की नागरिकता अलग होती है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है, तो इस प्रकार व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि भारत में ये प्रावधान नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में किसी भी राज्य का व्यक्ति है वो भारत का नागरिक कहलाएगा, चाहे राजस्थान का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो या तमिलनाडु का हो। वो उस राज्य का विशेष का नागरिक नहीं होकर के भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। सार्वभौमिक नागरिकता से क्या आशय है। तो सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब हो गया कि सभी व्यक्ति जो किसी राज्य में रहते हैं राज्य द्वारा स्वीकार किए जाना चाहिए और उन्हें उस राज्य का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए तथा सभी व्यक्ति समाज के पूर्ण और समान सदस्य के रूप में होने चाहिए और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य में रह रहा है, यानी अगर किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा है, चाहे वह जन्मजात रह रहा हो या किसी दूसरे राज्य का अप्रवासी हो, चाहे वह विधिक या आधिकारिक तौर पर आया अप्रवासी हो या गैरकानूनी रूप से आया घुसपैठिया हो, वह नागरिकता के अधिकार या स्तर का अधिकारी होना चाहिए। तब विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति शरणार्थी या राज्यविहीन नहीं रहेगा। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, यानी सार्वभौमिक नागरिकता एक संकल्पना है कि व्यक्ति कोई भी किसी देश में अगर पहुंच गया किसी भी तरीके से, चाहे लीगल तरीके से इलीगल तरीके से, तो वहाँ का वो नागरिक माना जाए। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और ये व्यवहारिक रूप से कठिनाई भरा होगा, क्योंकि इससे जो भी घुसपैठ को और उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह एक कॉन्सेप्ट है सार्वभौमिक नागरिकता का, एक अवधारणा है जिसको व्यवहारिकता की दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है वैश्विक नागरिकता से क्या आशय है। तो इसका मतलब है कि वैश्विक नागरिकता की जैसे वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब हो गया कि पूरा विश्व है एक ग्लोब के रूप में, यानी विश्व है जो भी संचार तकनीकी के उपयोग के कारण है पूरा विश्व एक छोटे से विलेज की तरफ, ग्लोबल विलेज की तरफ बन गया है। तो उसके साथ साथ वैश्विक नागरिकता की अवधारणा का विकास हो रहा है, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ साथ में वैश्विक नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है। और वैश्विक नागरिकता की अवधारणा में राज्य की सीमाओं और पासपोर्ट की आवश्यकता की बाधाएं नहीं रहेगी। ये भी एक तरह की संकल्पना है कि जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में एक हो गया है, यानी तमाम जो दूरियां हैं वो कम हो गई है, तो सीमाओं को और पासपोर्ट की आवश्यकता को भी हटा देना चाहिए, बाधाएं नहीं रहनी चाहिए। और विश्व के सभी भागों के लोग संचार, इंटरनेट, टेलीविजन, सेलफोन के आदि कारण परस्पर अंतर संबंधित महसूस करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को न केवल
विशेष समाज का सदस्य महसूस करता है, बल्कि वो संपूर्ण विश्व का सदस्य भी महसूस करता है। इस प्रकार किसी विशेष राज्य की नागरिकता विश्व की नागरिकता में बदल जानी चाहिए। यानी ये भी एक अवधारणा है कि पूरे विश्व को एक देश माना जाए और जो विश्व के किसी भाग में रह रहा है वो पूरे विश्व का नागरिक हो, यानी सभी देशों का नागरिक हो। ये भी एक संकल्पना है। तो ये वैश्विक नागरिकता की जो संकल्पना थी, ग्लोबल सिटीजनशिप की। तो इस तरह से नागरिकता के संबंधित जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए थे, जो भी मैटर दिया हुआ था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो आधार के रूप में काम करती है। तो आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के जो भी सारांश है कक्षा 12 के और कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के, वो सारे पाठों के जो है संग्रह है वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को विजिट करते रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और अपने जो भी मित्र है या अपने जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो इस तरह से इस राजनीतिक विज्ञान के जो नागरिकता वाले अध्याय का जो रिवीजन था, वो क्विक रिवीजन था, वो समाप्त हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य पार्टों का भी जो रिवीजन करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।